आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन ही है। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हम एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको बता दें कि एक सोलेनॉइड है क्या एक्चुअल में। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, सपोज़ करिए कि ये आपके पास एक वायर है, सपोज़ ऐसा ये एक वायर है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास एक वायर है, ठीक है। अच्छा, याद होगा आपको, एक वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी पी पॉइंट पर, उसका फार्मूला B = μ0/2πi/A। ये मतलब ये डिस्टेंस निकल करके आया था। फिर हमने कहा था कि इसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाना है और इंक्रीज़ करना है। तो मैंने उसका एक सिंपल तरीका बताया था कि इसी वायर को आप क्या करें, ए ऐसा सर्कल बना दें, ए ये सर्कल बना दें, ये वाला। याद आया कुछ? प्रीवियस लेक्चर में जा कर के देखिए जो बच्चे नए हों। तो इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अब बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वायर जो है, उस वायर की वजह से ये वायर कैसा हो गया, सर्कल। तो सर्कल की वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कितनी बनी थी, μ0/2I/R। और वायर की वजह से कितनी थी, μ0/2π। उसमें पाई भी नीचे लिखा हुआ था, इस वजह से कम थी। और सर्कल के केस में इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/2I/R हो जाता है। R मतलब यही वाली डिस्टेंस A। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कल होगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, अब हमने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सेंटर पर, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ भी जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ भी जाए, और साथ ही साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के साथ साथ में यहाँ इस सेंटर पर हो, फिर यहाँ 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 यहाँ, मतलब ऐसे 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 थोड़ी सी बढ़ती भी जाए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी एक लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ती जाए। लेंथ के अकॉर्डिंग का मतलब सेंटर पर है, अभी यहीं पर है। एक और सर्कल जोड़ दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले सर्कल के भी सेंटर पर आ जाएगी। एक और जोड़ दीजिए, इस वाले सर्कल के भी सेंटर पर आ जाएगी। एक और जोड़ दीजिए, इस वाले सर्कल के भी सेंटर पर आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बढ़ती भी जाएगी, मतलब लेंथ में भी बढ़ती जाएगी। लेंथ का मतलब समझे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो बढ़ती भी जाएगी। और साथ में सारी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगी। इस वाले सर्कल की भी जुड़ जाएगी, इस वाले सर्कल की भी जुड़ जाएगी। यहाँ पर जो सर्कल होगा उसकी वजह से भी जुड़ जाएगी, यहाँ पर जो सर्कल होगा उसकी वजह से भी जुड़ जाएगी। मान लो ये सर्कल यहाँ पर, ये वाला वायर बनाता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला सर्कल बनाता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला का। ये वाले सर्कल में सेम करंट है तो वो भी सेंटर पर कितनी बनाएगी, 2 टेस्ला। और देखो दोनों में करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम आएगी। देखो जैसे मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ए ऐसे, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर आएगा। देखो आपकी तरफ आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसी वायर को यहाँ से घुमा करके फिर ऐसे लाओगे, ये वाला दूसरा वाला पकड़ लो। तो अब जो करंट पहले वाले कॉइल से चली है, जो पहले वाले कॉइल से चली है, वही सेम करंट दूसरे वाले में भी जाएगी, उसी डायरेक्शन में मोड़ दो। देखो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपकी तरफ है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गई। तो जितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं? तो एक रिंग्स, दूसरा रिंग्स, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, पांचवा रिंग, इस तरीके से जितने रिंग्स आप जोड़ोगे उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये जो रिंग्स जोड़ते हो आप, इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। और इसका कुछ डायग्राम ऐसा बनता है, ए ऐसा बनता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, जैसे स्प्रिंग आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगी, इसकी वजह से जो यहाँ आएगी, इसकी वजह से जो यहाँ आएगी, इसकी वजह से जो यहाँ आएगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से। अब इसको सबको मिला दो, इसको सबको मिला दो बच्चों। ये सोलेनॉइड की क्या हो जाएगी बच्चों? तो आंसर है ये सोलेनॉइड की एक्सिस हो जाएगी। अच्छा, इसकी वजह से, इसमें देखो मैं ऐसे बना दूँ इसको, मैं करंट मान लीजिए इधर से फ्लो करता हूँ ऐसे, तो ये नीचे आएगी, इधर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से आएगी तो इधर नीचे और इधर ऊपर, फिर यहाँ से जाएगी तो यहाँ नीचे इधर ऊपर, फिर यहाँ से जाएगी तो इधर नीचे इधर ऊपर,
यहाँ से जाएगी तो यहाँ नीचे इधर ऊपर, यहाँ से जाएगी तो यहाँ नीचे इधर ऊपर, यहाँ से जाएगी तो इधर नीचे इधर ऊपर, यहाँ से जाएगी तो यहाँ नीचे। तो यहाँ से आपने करंट भेजी तो यहाँ करंट निकल गई। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये है कैसा। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, इस वाले रिंग की बात करें, ये रिंग ये सोलेनॉइड 3D में अगर देखोगे तो एक रिंग, इसके बाद ये दूसरा रिंग, इसके बाद ये तीसरा रिंग, ऐसा कुछ आपको दिखता जाएगा बच्चों, यही तो सोलेनॉइड बनेंगी। अच्छा, अब ये रिंग है कैसा देखो एक्चुअल में, देखिए ध्यान से। इसमें मैं प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बच्चों। ये मेरे पास एक कॉइल है और इसमें जो माचिस की तीलियाँ जो लगी हैं, इसमें जो इसका हेड है ये करंट की डायरेक्शन को बताएगा ये, ठीक है। तो माचिस की तीलियाँ अगर माचिस की तीली का अगर ये हेड यहाँ है तो मतलब करंट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसमें करंट इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए ये किधर है, इसमें करना क्या है बच्चों, देखिए इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो ये माचिस की तीली को मैंने ऐसे बना लिया, इस तरफ बना लिया। अच्छा, अब आप देखिए ध्यान से, इसमें करंट किधर जा रही है बच्चों, नीचे की तरफ, तो ये माचिस की तीली नीचे की तरफ जा रही है। इसमें करंट ऊपर की तरफ, तो इसमें माचिस की तीली के कारण करंट ऊपर की तरफ है बच्चों। अच्छा, तो ये तुमको ऐसा दिख रहा, मगर एक्चुअल में सोलेनॉइड है तो ये ऐसे बना है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर सेम वैसे ही बना है बच्चों, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो देखो माचिस की तीली ऊपर इशारा कर रही, मतलब ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर ये करंट नीचे आ रही, मतलब ये तीली नीचे की तरफ आ रही। तो बताओ बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड इस वाले रिंग की वजह से यहाँ जो बनेगी वो किधर बनेगी, आंसर है माचिस के तीली, मतलब करंट की डायरेक्शन में अगर अंगूठे को पंजों को मोड़ दिया जाए तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अगर करंट की डायरेक्शन में पंजे को मोड़ दिया जाए तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। बताओ इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देख लीजिए ध्यान से। ये देखिए, ये करंट ऊपर है, ऊपर जा रही है, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक करंट ऊपर जा रही है, यहाँ पर देखो नीचे जा रही है, यहाँ देखो नीचे जा रही है। ये ऐसा बना हुआ है फिगर में, ठीक है। तो इसको मैंने आपको 3D में ऐसे दिखाया। अब आप देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बच्चों। अब आप बताइए कि अगर इसमें करंट आई है तो इसमें भी आई, तो इसमें भी आई, तो इसमें भी आई, तो इसमें सब में करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई, ठीक है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर इसका सेंटर ले ले, कौन सा, C1 सेंटर, इसका C2, इसका C3, इसका C4, इसका C5, इसका C6, इसका C7, ठीक है बच्चों। चलिए C1 सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं बच्चों किधर आएगी। ऐसे किया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, इस तरफ। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ आई, कितनी आई, B मान लिया मैंने बच्चों, B मान लिया, पक्का। अच्छा, देखिएगा ध्यान से, B आई। अच्छा, इसको B1 कर लें, B1 कर लें, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अच्छा, इसकी जो रेडियस होगी बच्चों, इसकी जो रेडियस होगी, मतलब इसकी जो रेडियस होगी, मान लो वो अगर A है, अगर इसकी रेडियस A है तो इसकी भी रेडियस सेम A होगी, इसकी भी रेडियस सेम A होगी ना, सबकी रेडियस सेम होगी। अच्छा, तो इसके वजह से जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अच्छा, इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ आएगी, B1 वो भी होगी, इसकी वजह से भी इधर होगी। तो बच्चों इसको B1, इसको 1 है तो इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें, इसको 3 कर लें, मतलब B3 कर लें, अभी बता रहा हूँ मैं। इसको B4 कर लें, इसको B5 कर लें, है ना, इसको B6 कर लें, इसकी वजह से जो इधर बनेगी वो B7 कर लें, ठीक है। सबकी वजह से तो सेम डायरेक्शन में है। तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के, ये क्या है, सोलेनॉइड का एक्सिस है, तो एक्सिस के अलोंग नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी सोलेनॉइड का, B1 प्लस का B2 प्लस का B3 प्लस का B4, है ना, प्लस का डैश 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 प्लस का कितना है B7, ऐसा है बच्चों। तो बताइए सब बराबर होंगी, क्योंकि सब में करंट सेम, सबका रेडियस सेम, तो सब बराबर होंगी। तो इसका फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, B प्लस B प्लस B प्लस B, इस तरीके से जोड़ते जाओ आप, जितने टर्न्स होंगे उतने टर्न्स जोड़ते जाओ, तो कुल मिला करके 7B। अगर 7 है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये 7B। अगर इसमें n टर्न्स हो बच्चों, कितने टर्न्स हो, n टर्न्स हो। अब n टर्न्स का क्या मतलब है, अगर मान लो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
कैपिटल ए हो, एन हो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल एन। टोटल टर्न्स कितने हैं? कैपिटल एन। ठीक है, टोटल टर्न्स कितने हैं? कैपिटल एन। अच्छा, और इसकी लेंथ कितनी हो? एल इसकी लेंथ हो, ये एल लेंथ हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? आंसर है कि जैसे यहाँ पर 7 बना, अगर इसमें n टर्न्स होते तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाती बताओ? बैक एक्सिस के अलॉन्ग बन जाती बच्चों। यहाँ पर 7 टर्न्स थे तो 7b, अगर इसमें n टर्न है तो nb मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब आपको b की वैल्यू निकालना है कि एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अगर b की वैल्यू आप निकाल लोगे, उसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो एक्सिस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल जाएगी। मतलब एक सोलेनॉइड के एक कॉइल की वजह से अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे तो ठीक है, निकाल लोगे और उसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब टोटल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्सिस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम चल जाएगी। अच्छा, अब एक बात बताओ कि इसकी अगर L लेंथ में n टर्न है तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो, L लेंथ में कितना टर्न्स? n टर्न्स। तो एक लेंथ में कितना होगा? n/l। इसको लिखेंगे स्मॉल n से। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इस फॉर्मूले को ज़रा सा ध्यान से देखिए। ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैपिटल N की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे टर्न्स की वजह से। अच्छा, यूनिट लेंथ की वजह से कितने टर्न्स आते हैं? बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है? ड्यू टू कैपिटल N टर्न्स, TURNS टर्न्स, ड्यू टू कैपिटल N टर्न्स इन कैपिटल L लेंथ। यही तो है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर जो आई है किसकी वजह से आई है? यहाँ पर ड्यू टू कैपिटल N टर्न्स है ना, इन L लेंथ। L लेंथ में कैपिटल N टर्न्स हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। मगर यहाँ भी एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम नहीं है। अब आप बोलोगे सर वो फार्मूला लगा दिया B = μ0/2πi/a, वो नहीं लगाएंगे, अभी बताएंगे इसमें कैसे निकालना है। अच्छा, अब मैंने कहा बच्चों इसकी पूरी लेंथ नहीं लेना, आपको इसकी यूनिट लेंथ लेना है। कौन सी लेंथ लेना है? यूनिट लेंथ। कौन सी लेंथ लेना है? यूनिट लेंथ। ये लेना है यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ लेना है। तो यूनिट लेंथ में बच्चों कितने टर्न्स आ जाएंगे? देखो मैंने कहा इसकी L लंबाई में कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं। L लंबाई में n टर्न्स, तो एक लंबाई में कितने टर्न्स आएंगे? कैपिटल N/L। तो ये जो है ये क्या है बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। यही तो है बच्चों ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, ये वाला टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें। जैसे पहले आपको एग्जाम्पल से समझा दें। जैसे इसकी लंबाई है 8 मीटर, 8 मीटर पकड़ लें। 8 मीटर ज़्यादा हो गया, 8 सेंटीमीटर ले लें, 8 सेंटीमीटर ले लें। 8 सेंटीमीटर में मान लो है 80 टर्न या 800 टर्न है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर में 800 टर्न, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा? तो 800 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 100 टर्न। TURN, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ये 100 टर्न्स है पर सेंटीमीटर। इसको किससे लिखोगे? स्मॉल n से। अरे 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 800/8। तो इस 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स का सिंबल क्या है? स्मॉल n। यही तो है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं? 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। मतलब ये जो इतनी लंबी कॉइल है, यानी जो 8 सेंटीमीटर लंबी कॉइल है, इसका 1 सेंटीमीटर लोगे तो उसमें कितने टर्न्स मिल जाएंगे? 100 टर्न्स मिल जाएंगे आपको। बात क्लियर है? तो अगर इस 100 टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें, मतलब अगर यूनिट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें, यूनिट लेंथ में, फिर से अगर इस सोलेनॉइड के यूनिट लेंथ में जितने टर्न्स हैं, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं? स्मॉल n। तो अगर स्मॉल n की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे नहीं लिख सकते? B एक्सिस, बताइए क्या लिख सकते हैं? n मतलब ये तो टोटल की वजह से है। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं? स्मॉल n। तो स्मॉल n की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी? n × B। अब बच्चों आपको निकालना क्या है?
सिर्फ आपको निकालना है बी की वैल्यू। अगर बी की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दोगे तो आपकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। बात समझ में आए? मतलब ये है कि यहाँ से समझाने का पर्पस मेरा सिर्फ ये था कि आप देखो एक सॉलिनॉइड, फ़ायदा देखिए सॉलिनॉइड क्यों बनाया जाता है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए सॉलिनॉइड बढ़ाया जाता है। पहले एक स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कम बनाएगा, सर्कल बना दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगा, उसके बाद फिर और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप एक और सर्कल, एक और सर्कल, एक और सर्कल, जब इस तरीके से बनाएंगे क्या बन जाएगा? सॉलिनॉइड। और हर सर्कल सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर n टर्न्स कर देते हो, टोटल लेंथ l हो, उसमें टर्न्स कैपिटल N हो, तो टोटल एक्सिस के अलॉन्ग कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? बी एक्सिस इक्वल टू कैपिटल N इंटू बी। हमने कहा ना पूरे के कारण नहीं चाहिए हमको, यूनिट लेंथ में जितने टर्न्स हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बस इसी फॉर्मूले में कैपिटल N की जगह स्मॉल n लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रख सकते हो। तो अब बच्चों इसमें कैलकुलेट क्या करना है? इसमें कैलकुलेट करना है कि इसमें जो है इसके एक सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर ये निकाल लो, आप यहाँ पर वैल्यू रख दो तो एक्सिस के अलॉन्ग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। मगर यहाँ पर हम कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे कि जो यूनिट लेंथ में, बच्चों यूनिट लेंथ में जितने टर्न्स हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा आता है, B बराबर म्यू नॉट इंटू NI। अब बच्चों यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिए। यूनिट लेंथ में n क्या है बच्चों? आप बताइए, यूनिट लेंथ है तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं? स्मॉल n। तो स्मॉल n की वजह से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या फ्लो हो रही है? आंसर है करंट फ्लो हो रही है। देखो करंट है। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं? स्मॉल n, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, ये और म्यू नॉट से मल्टीप्लाई है। ठीक है, म्यू नॉट परमेबिलिटी होता है मीडियम का। तो ये फार्मूला डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये फार्मूला किसके लिए है? पहले ध्यान से बताइए, ये फार्मूला किसके लिए है? ये कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है? आंसर है एक्सिस पर है। कहाँ पर है बच्चों? ये एक्सिस पर है। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है। किसकी वजह से है? तो इसको पहचानो, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लंबाई में जितने टर्न्स होंगे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसको आगे काम किया जाए। तो इसके क्यों बनाते हैं समझ में आ गया। वायर से अच्छा है मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, स्ट्रेट वायर से अच्छा है कि कॉइल बना दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। कॉइल से अच्छा है अगर और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप सर्कल बना दो, मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। तो याद रखना यहाँ पर एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम ना निकाल करके, बल्कि हम यूनिट लंबाई में, यूनिट लेंथ में जितने टर्न्स आएंगे उसकी वजह से डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड ये निकाल लेंगे। समझ में आई बात? नहीं तो एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने लगो। हमको करना क्या है? यूनिट लंबाई में जितने टर्न्स आएंगे, यूनिट लंबाई में कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स। तो n टर्न्स की वजह से ही हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डायरेक्टली निकाल लेंगे। डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये पहचान गए आपकी क्या है पहले, इसीलिए मैंने ये थ्योरी आपको बताई। तो इसके दो फ़ायदा रहा कि इस फार्मूले का मतलब क्या है? स्मॉल n मतलब यूनिट लंबाई में कितने टर्न्स हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ पर है? एक्सिस के अलॉन्ग है। क्यों एक्सिस के अलॉन्ग है? क्योंकि हर सर्कल सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दूसरी बात है, दूसरा फ़ायदा क्या है? क्यों बनाते हैं सोलेनॉइड? तो आंसर है सोलेनॉइड बनाने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि हर एक की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए इस टॉपिक को आगे शुरू करते हैं। इस फार्मूले को भूलोगे तो नहीं काम आएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा। चलिए अब बच्चों यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड भी दो होंगे बच्चों। सोलेनॉइड भी कैसे होंगे? दो। पहला कौन सा? फाइनाइट। दूसरा कौन सा? इनफाइनाइट। तो लिख लें यहाँ पर, पहला क्या है? पहला है फाइनाइट। ठीक है, और फाइनाइट में दो जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ पर? एक तो सेंटर पर, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, पहली बात। और दूसरा एंड ऑफ द सोलेनॉइड, एंड ऑफ द
सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम निकालेंगे। कहाँ पर? सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, और दूसरा एंड ऑफ द सोलेनॉइड, एंड ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, ध्यान यहाँ तक दीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब इन दोनों में ज़रा डिफरेंस समझा दें कि क्या डिफरेंस होगा। एक सोलेनॉइड कैसा होगा? फाइनाइट। एक सोलेनॉइड कैसा होगा? इनफाइनाइट। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले फाइनाइट वाला बनाते हैं, पहला फाइनाइट। यहाँ पर, यहाँ से अच्छा यहाँ बना दें, इस जगह बना दें, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है? ठीक। देखिए, इसमें मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, ये ऐसा, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से सोलेनॉइड। ठीक है, इसकी लेंथ ले लेते हैं, इसकी लेंथ हम L ले लेते हैं। ठीक है, फाइनाइट है, फाइनाइट लेंथ लिख देते हैं यहाँ पर, फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट लेंथ है। अच्छा, इसकी एक्सिस कहाँ है? तो आंसर है इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है बच्चों, ये इसकी क्या है? एक्सिस है। ठीक है, अब ये समझ रहे हो आप, यहाँ लिख देता हूँ एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस है। अच्छा, इसमें करंट भेज देते हैं, याद रखो इसमें करंट, ये ऊपर तो ये नीचे, तो यहाँ पर नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, तो इधर बाहर। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? तो सबकी वजह से एक कॉमन मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी, इस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगी एक्सिस पर। ठीक है, एक्सिस पर है बच्चों। अब फाइनाइट है, तो अगर ये फाइनाइट है बच्चों, अगर ये फाइनाइट है तो मैंने कहा कि इसका जो है यहाँ से एक पॉइंट ले लो, सेंटर पर ले लो, और आपको करना क्या है कि इस सोलेनॉइड का जो एंड पॉइंट है, मान लीजिए मैं इसको एंड पॉइंट पकड़ रहा हूँ, मान लीजिए इसको एंड पॉइंट पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको एंड पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए, तो आपको करना क्या है, इस O पॉइंट से आपको इसको मिला देना है, यहाँ पर ये मिला देना है। ठीक है, ये मिला देना है। ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? आंसर है, इसको ले लो अल्फ़ा, इसको ले लो कितना? इसको ले लो अल्फ़ा एंगल ले लो। ठीक है, O से। अच्छा, अब इसी O से इसको मिला दो, तो यहाँ से जो ये वाला तो पता चल गया, यहाँ से जो ये वाला है, ये एंगल कितना बन जाएगा? बीटा। ठीक है, बीटा। ठीक है, अच्छा, बीटा बन जाएगा। और इसकी वजह से जो ये सेंटर पर है बच्चों, सेंटर पर है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। बी एक्सिस पर है, कहाँ पर है? एक्सिस पर है। किसकी वजह से है? फाइनाइट की वजह से है। और कितना आएगा? तो आंसर है हाफ म्यू नॉट NI। बच्चों जगह छोटी पड़ गई, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर। ठीक है, तो बी एक्सिस पर है बच्चों, इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट और NI, और यहाँ लिख सकते हैं कॉस। पहले वाला क्या है? अल्फ़ा माइनस का कॉस। ये दूसरा वाला कहाँ से? एक्सिस से ही एंगल है ये। अल्फ़ा बीटा मिक्स फ्रॉम एक्सिस, याद रखना इसको। ठीक है, एक्सिस से बने अल्फ़ा बीटा, तो ये कॉस अल्फ़ा है, तो ये क्या है? कॉस बीटा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, बात समझ गए? अच्छा, अब बच्चों ये हो गया यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम ले लें कि इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ले लें अगर, इनफाइनाइट की वजह से, तो देखिए पहले इनफाइनाइट सोलेनॉइड होगा कैसा? तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड ऐसा होगा कि जिसकी लेंथ, मतलब जो L है, ये क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। मतलब इसकी लेंथ जो है, जो L होगी, इसको स्मॉल l से लिख दें, इसकी लेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। यानी ये जो लेंथ आपने यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी लेंथ आपने ले रखी है, मान लो इसकी लेंथ आपने स्मॉल l ले रखी है, तो इसकी ये वाली लेंथ कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी। दूसरी बात ये है कि इसका डायमीटर ज़रा आप देखिए, ये वाला डायमीटर देखिए, ये A है, तो ये वाला डायमीटर कितना है? A है। मतलब इसका जो A डायमीटर है, A जो है, जो डायमीटर है,
जो डायामीटर है ये कैसा है, ये है लार्ज, थोड़ा सा क्या है, लार्ज है। ठीक है बच्चों, लार्ज स्केल पर है, मतलब अच्छा खासा बड़ा है। जैसे ये इसका डायमीटर लार्ज है, ये देखिए इतना बड़ा है इसका डायमीटर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इसका जो डायमीटर होगा मतलब ए जो होगा ये टू स्मॉल होगा, ये बात है। अच्छा अभी आप एक चीज़ बताइएगा मुझे ध्यान से, इसको देखिए, दो बातें हैं, एल इनफाइनाइट होगा, ए वेरी वेरी स्मॉल होगा। अच्छा इसको कहीं कहीं ऐसे भी बता सकते हो आप कि इसका जो लेंथ होगा ये वेरी 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 ग्रेटर देन होगा ए के कंपैरिजन में, मतलब डायमीटर बहुत छोटा और जो एल होगा वो बहुत लार्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डायमीटर बहुत छोटा और एल क्या होगा उसका, बहुत लार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक आइडियल, ये एक सोलेनॉइड बन जाएगा। इसको आप आइडियल सोलेनॉइड भी कह सकते हो, आइडियल सोलेनॉइड। अच्छा इसका आइडियल कहने का एक कारण और है, एक आइडियल कहने का एक कारण और है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों आइडियल कह सकते हैं। चलिए इसका पहले डायग्राम आपको दिखाते हैं। तो पहले डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखिए इसका। अब ये बहुत लंबा है यहाँ पर, ये बहुत लंबा होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये इसकी एक्सिस है यहाँ पर, ये इसकी एक्सिस है। थोड़ा सा ये डिस्टेंस आ गया इसमें, तो इसको घबराइएगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका बच्चों, अब यहाँ पर ये, ठीक है, इसका वही सेंटर पॉइंट जैसे यहाँ लिया था वैसे यहाँ सेंटर पॉइंट लिखा। अब बताओ इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना दूँ तो आपको शायद कुछ और क्लियर हो जाए। ये यहाँ पर ये और ऐसे ऐसे बन सकता है। ठीक है, अब बताओ कि इसका मुझे, इसका ये एक्सिस है बच्चों, ये क्या है, एक्सिस है। तो मैंने कहा कि इसका ये एंड पॉइंट है ये। अब बताओ कि मुझे यहाँ से मिलाना है, तो देखो ये एंगल अगर मिलाओगे यहाँ से, ये वाला एंगल अगर मिलाओगे, ये वाला एंगल अगर मिलाओगे, ये वाला एंगल मिलाओगे, तो बच्चों ये वाला एंगल जो अल्फ़ा है ये टू स्मॉल है, टू स्मॉल है, टू स्मॉल मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल है। टेंडिंग टू कितना जा सकता है, 0 डिग्री जा सकता है, नहीं जा सकता। अच्छा ये बताओ बीटा वाला एंगल यहाँ से लेते थे जो ये वाला, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो ये बीटा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अरे यार अगर ये यहाँ है तो ठीक है, अगर मान लो कि ये पॉइंट यहाँ होता है तो ये ठीक है, मगर अगर ये एंड पर है तो जाहिर सी बात है कि ये और दूर चला जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ एंड पॉइंट की इसकी बात करें तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है ये ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा यहाँ से, 180। मतलब कि जो बीटा वाला एंगल है वो ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा, बीटा 180। और अल्फ़ा वाला है इसको यहाँ रख दो, बस ये सेम फार्मूला है, इसको यहाँ रख दो, मतलब इस वाले फार्मूले में खाली आप रख दो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा बी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, किसकी वजह से, इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से। हाफ सही है, म्यू नॉट ठीक है, एन का मतलब समझ रहे हो बच्चों, एन मतलब यूनिट लंबाई में, एन मतलब यूनिट लंबाई में, बस यूनिट लंबाई के टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। ठीक है, अब वो यूनिट लंबाई 20 से भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं किनारे से हो। तो म्यू नॉट एन आई और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस, सोचिएगा अल्फ़ा कितना है बच्चों, 0 डिग्री है, माइनस का कॉस बीटा कितना आएगा, 180 आएगा, कॉस 180 आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा तो कॉस 0 1 और कॉस 180 -1, तो यहाँ बन जाएगा हाफ म्यू नॉट एन आई इंटू कॉस 0 1 प्लस इसका कॉस 180 का मान -1 माइनस प्लस तो प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 2। अरे 1 + 1 2, तो यहाँ डायरेक्टली 2 लिखते हैं, तो इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें, कैंसिल आउट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या आ जाएगी आपकी, म्यू नॉट एन आई। मतलब बी एक्सिस पर इनफाइनाइट सॉलिड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो निकलेगी म्यू नॉट इंटू एन आई। इसको साफ साफ लिख दे, म्यू नॉट एन आई निकलेगी बच्चों। ये आप मुझे बताओ कि आपकी जो एनसीईआरटी वगैरह जो बुक है या जो भी आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो उसमें ये वाला फार्मूला है या ये वाला फार्मूला है, तो आपका आंसर होगा कि सर ये वाला फार्मूला है। तो बताओ ये वाला फार्मूला किसके लिए है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए, मतलब इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के लिए, जिसके लिए अल्फ़ा 0 और बीटा कितना होता है 180, उसके लिए ये फार्मूला निकल करके आता है। फाइनाइट के लिए ये फार्मूला निकल करके आता है, आपके सिलेबस में तो ये है। अच्छा यहाँ पर बताओ एक्सिस पर इनफाइनाइट वायर की वजह से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, कितने लेंथ की वजह से,
स्मॉल एन मतलब यूनिट लेंथ की वजह से। तो इसका पूरा नहीं लेना है, पूरी लेंथ तो इनफाइनाइट है, तो इसकी सिर्फ कितनी कट करनी है, इनफाइनाइट नहीं, सिर्फ यूनिट लेंथ कट करनी है, बस यूनिट लेंथ कट करनी है। इसकी कितनी लेनी है, यूनिट लेंथ, और यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, और इसकी वजह से आपको क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इसकी वजह से। तो बच्चों याद करो, यहीं से आपके जो स्कूल टीचर वगैरह होंगे, अगर आपने क्लासेस ली होंगी उनकी, तो यहीं से आप एक एम्पीरियन सरफेस बना देते हो, याद होगा, एम्पीरियन सरफेस बना देते हो जिसमें आधा एम्पीरियन सरफेस अंदर और आधा बाहर होता है। और जब आप इस यूनिट सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, जब इस यूनिट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक्सिस पर निकालते हो, तो उसका फार्मूला म्यू नॉट इंटू एन आई निकल करके आता है। अच्छा बताओ, इस यूनिट लेंथ की वजह से अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो और वो B बराबर म्यू नॉट एन आई निकल के आता है, तो इसके आगे फिर से यूनिट लेंथ कट कर लो, फिर से यूनिट लेंथ ले लो, उसकी वजह से भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। फिर आगे का भी यूनिट लेंथ ले लो, उसकी वजह से भी कितना आएगा, सेम। तो सबकी वजह से सेम आएगा। अब सब यहाँ पर अगर जुड़ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं हो जाएगी भाई। इस यूनिट लेंथ की वजह से इतना, इस यूनिट लेंथ की वजह से इतना, इस यूनिट लेंथ में जितने टर्न्स हैं उसकी वजह से इतना, और सब सेम डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड सबकी डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब सब ऐड हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो अब इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, इनफाइनाइट, ये क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको आइडियल क्यों कहा गया, अभी मैंने इस टॉपिक को बताया था, आइडियल क्यों कहा गया। देखो बेटा, एक जो सोलेनॉइड होता है, जैसे मैं इसी अगर सोलेनॉइड की बात करूँ, यहाँ पर ऐसे बना दूँ इसको, ये सोलेनॉइड अगर बना दूँ, तो यहाँ से करंट आप भेजो, यहाँ गई नीचे, यहाँ गई ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर करंट, नीचे करंट जाएगी और यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से करंट नीचे, यहाँ से ऊपर, ऐसे बाहर निकल आएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से एच को बना दो। अब बताओ कि अगर ये सोलेनॉइड है, तो बताओ इसका कौन सा पोल इधर बनेगा और कौन सा पोल इधर बनेगा, ये वाला पोल कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा, पोल पहचानो। तो देखो, इसके लिए आप जब तक ये नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, इसमें ये करंट किधर जा रही है, नीचे, तो ये तो ऊपर जा रही है, इसको इसकी डायरेक्शन में करना है। ये देखिए कर दिया मैंने, ए ऐसे कर दे तो आपको क्लियर हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन किधर है, नीचे, करंट की डायरेक्शन किधर है, नीचे, देख रहे हैं। अच्छा, अब बताइए, इसको ये ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे। अब आप बताइए बच्चों कि अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। आंसर है, करंट की डायरेक्शन में पंजे को मोड़िए, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रही होगी, निकल रही होगी। कौन सा पोल मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, नॉर्थ पोल। इसका मतलब ये करंट नॉर्थ पोल निकालेगा, ये वाला पोल कैसा होगा, नॉर्थ पोल, और यही मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। देख रहे हैं यहाँ से। एक चीज़ आपने शायद नोटिस की, अगर आप यहाँ से करंट भेजते हैं, जिधर से करंट भेजते हैं बच्चों ध्यान रखिए, जिधर से करंट भेजते हैं उसके फ्रंट वाली जो कॉइल होती है वो नॉर्थ पोल बन जाती है। देख रहे हैं, यहाँ से करंट हमने भेजी, इधर से भेजी, तो ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। देख लीजिए, यहाँ से करंट गई, यहाँ से नीचे, इधर से ऊपर, देख लीजिए, इधर से करंट भेज रहे हैं ना, तो ये रहा नीचे की तरफ करंट, ये नीचे की तरफ करंट है, नीचे की तरफ है, देख रहे हैं ना। इधर करंट ऊपर, तो इसमें करंट ऊपर, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे, ठीक है। अब आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रही, मतलब ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। करंट भी आपने यहीं से भेजी है, मतलब ये वाला पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल है। और बच्चों ये वाला फिर कौन सा बन जाएगा, ऑब्वियसली साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ वाला, ठीक है। अच्छा, अगर आपने करंट इधर से भेजी होती, देख लीजिए यहाँ ध्यान से ये देखिए, अब करंट मैंने कहा मैंने इधर से भेजी, अगर इधर से भेजी है बच्चों यहाँ नीचे, और इधर किधर, ऊपर की तरफ, ऐसे ही तो जाएगी ना, ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, अब चलो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें करंट किधर जा रही है, ऊपर, तो हमारी तो करंट नीचे है, हमारी करंट ऊपर होनी चाहिए, करंट ऊपर, यही है बच्चों ना। अच्छा, अब ये कैसे होना चाहिए, तो आंसर है कि ये वाला पार्ट तो ऐसा ऊपर होगा, यहाँ ऐसे होगा। अरे भाई, ये देखो करंट ऊपर जा रही है, तो ये ऐसा बना हुआ है, मुझे तो ऐसा दिखाना है आपको। अब आप बताइए, ये देखो करंट की डायरेक्शन में पंजा मोड़ोगे, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो निकलेगी मतलब ये ये नॉर्थ है, तो इसके पीछे वाला साउथ है, मतलब ये साउथ हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये वाला कैसा बन गया, नॉर्थ पोल। उम्मीद करता हूँ ये वाला कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल।
और ये साउथ बन जाएगा। यहाँ ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि सोलेनॉइड में जिस तरफ से आप करंट बनाते हैं, यहाँ से जिस साइड से करंट बनाते हैं वो नॉर्थ पोल है और दूसरा वाला साउथ पोल है। और अगर ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, ज़रूर निकलेगी बच्चों। अच्छा, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे ऐसे, और जब ये नॉर्थ से निकलेगी तो जाएगी कहाँ पर बच्चों? आंसर है साउथ में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा लूप बनाती हैं? क्लोज लूप बनाती हैं। अभी आगे हम लोग ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से फिर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकली है, ठीक है, यहाँ पर अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये देखो सोलेनॉइड के बाहर, सेंटर में और बाहर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। ठीक है बच्चों, ये किसकी वजह से है? ये फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से है। मगर जब आइडियल सोलेनॉइड होगा तो उसकी वजह से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको जीरो लिखा जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बोला बेटा। मैंने कहा कि अगर फाइनाइट सोलेनॉइड है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि नॉर्थ से निकलेगी तो साउथ में जाएगी ज़रूर। ठीक है, मगर जो आइडियल सोलेनॉइड है जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैंने कहा उसकी वजह से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उसको आपको जीरो लिखना है, वो जीरो ही माना जाएगा। अब जीरो क्यों माना जाएगा उसका रीज़न अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये समझ गए? तो आइडियल सोलेनॉइड में बाहर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? सोलेनॉइड के बाहर कितनी होती है? जीरो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखिए, अब क्यों जीरो होती है ज़रा उसका रीज़न भी समझिए, और क्यों इसको लगभग जीरो मान लिया जाता है। तो मैं इसको लगभग जीरो मान लूँ, अगर नहीं पूरी तरीके से आप जीरो मान रहे तो लगभग जीरो मान लेते, क्योंकि ये अगर यहाँ से आप अगर करंट भेजोगे, ये कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो कुछ ना कुछ यहाँ से होकर के जाएगी। देखिए क्यों जीरो मानेंगे, देखिए बेटा, इसको थोड़ा रफ़ कर दें तब फिर बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये सब हो गया यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ देखो यहाँ पर, सोलेनॉइड के अंदर एक कमाल की चीज़ है कि अगर ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक सोलेनॉइड है, और इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ से ये नॉर्थ पोल बन गया, मान लो इधर से आपने करंट भेजा, कौन सा पोल बना? ये नॉर्थ, और इधर करंट बाहर निकला, कौन सा पोल बना? साउथ। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब ऐसा, ये ऐसा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकली, ठीक है, इसके अंदर फिर यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तरीके से निकलेगी। ठीक है बच्चों, और ये ऐसा, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकलेगा, नॉर्थ से बाहर निकलता है। फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये ऐसा निकला, यहाँ से ऐसा गया, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, यहाँ से किधर जाएगी? ऐसे बाहर की तरफ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर अगर ये निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ से घूम करके ये मैग्नेटिक फील्ड इधर इंटर भी करेगी। यहाँ से जो निकलेगी अगर ये घूम करके आएगी तो यहाँ से इंटर भी करेगी। ये वाली यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से इंटर भी करेगी। सही बनाया? हाँ, यहाँ से इंटर भी करेगी ये, ठीक है, यहाँ से इंटर भी करेगी। अच्छा, और ये वाली जो यहाँ से जब निकलेगी तो यहाँ से इंटर भी करेगी। तो आप एक चीज़ कह सकते हो कि साउथ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है तो नॉर्थ में जाती है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर से किधर चलती है? साउथ से नॉर्थ। ठीक है बच्चों? अच्छा, और अगर बाहर की बात करें तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर चलती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहली बात तो ये अभी ध्यान से सुन लें आप लोग। अभी हम आगे इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, मगर अभी एक रफली बात आपको बता दें। दूसरी बात यह है, हम क्या रीज़न पढ़ा रहे हैं आपको पता है कि आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड आप जीरो क्यों मान रहे हो? मुझे वो पढ़ाने के लिए ये थोड़ी थ्योरी बतानी पड़ रही है। तो पहली चीज़ कि एक सोलेनॉइड के अंदर जो एक्सिस होती है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो पैरेलल है, देखो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, बच्चों ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर है, तो यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से आएगी, मान लीजिए इसको मैं बना दूँ, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको अगर बना दूँ, यहाँ से ऐसा बना दूँ, और इसको मैं यहाँ से ऐसा बना देता हूँ, एक आपको समझाने के लिए ऐसा बना देता हूँ, यहाँ से ऐसा बना देते हैं, इसको ऐसा अंदर की तरफ, इसको यहाँ से बना देते हैं ऐसा, ठीक है,
सॉरी बच्चों, ये यहाँ से नहीं है, बल्कि ये यहाँ से है और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से है, जो यहाँ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये मैंने बहुत दूर बना दिया, मैं यहाँ से बना सकता था इसको पास। अब देखिए, किस सोलेनॉइड में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 मानी गई है? आइडियल सोलेनॉइड में। आइडियल सोलेनॉइड का बताओ, ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर क्या होता है? ए क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है लेंथ के मुकाबले, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर अगर हम बात करें इन लाइनों की, तो अगर यहाँ 10 लाइनें पास आ जाएं, मतलब ये जो लाइनें हैं, अगर यहाँ से 10 लाइनें निकलती और वो 10 लाइनें यहाँ पर पास होती, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होती। अगर वो 10 लाइनें दूर हो जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट वैल्यू भी कम हो जाएगी। मतलब मान लो यहाँ पर कोई P पॉइंट है और यहाँ पर अगर 10 लाइनें मैग्नेटिक फील्ड की 10 लाइनें जा रही होती, तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अगर 10 से मैग्नेटिक फील्ड घट करके 5 हो जाए, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और कमज़ोर हो गई। 1 हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और वीक हो गई। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम मानी जा सकती है कि उसको टेंडिंग टू 0 मान सकते हैं। अच्छा, अब बताओ कि यहाँ पर अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कि एक पॉइंट P है और यहाँ पर 10 मैग्नेटिक फील्ड हैं, 10 मैग्नेटिक फील्ड हैं, मतलब 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, यहाँ पर 10 है, मान लीजिए 10 है या 5 है, जो भी 5 है मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, और ये आइडियल सोलेनॉइड है, नहीं सॉरी, अभी ये क्या है, ये एक फाइनाइट सोलेनॉइड है और उसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ से 10 मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से कितनी निकल रही हैं, मान लीजिए 5 निकल रही हैं और वो पाँचों इस P से जाती हैं और यहाँ से साउथ में इंटर कर जाती हैं। अब मैंने कहा एक फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर यही पांचों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से दूर हो जाएं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। अब देखो दूर क्यों हो जाती हैं बच्चों? जो आइडियल सोलेनॉइड है वो आइडियल सोलेनॉइड का डायमीटर बहुत कम होता है। अगर किसी भी, मान लीजिए यहाँ से अगर 10 लाइनें 5 यहाँ से मान लीजिए ये कितनी लाइनें हैं? 5। अगर यहाँ से 5 लाइनें निकली और वो 5 लाइनें यहाँ पर बहुत पास हैं, तो देखो ध्यान से, तो अगर इसका डायमीटर आप कम कर दोगे तो वो 5 लाइनें जो यहाँ से गई होंगी, जो 5 लाइनें यहाँ से, पहली चीज़, एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर 5 लाइनें पास हैं तो जो 5 लाइनें यहाँ से गई हैं वो और यहाँ पर तो और पास होंगी, क्योंकि जहाँ से निकलेंगे वहाँ पास होंगी, है ना। और यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ जाएंगी, यहाँ थोड़ा सा दूर हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर आइडियल सोलेनॉइड है और आइडियल सोलेनॉइड को अगर आप और पतला करते जाओगे तो बताओ यहाँ वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो लाइंस हैं, वो दूर होती जाएंगी। अगर यहाँ वाली दूर होती जाएगी तो बताओ यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी दूर होती जाएगी, और अगर यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड दूर होती जाएगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। कम होते होते लगभग कितना हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर बहुत पतला रखा गया है। इसका डायमीटर पतला करते जाओगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिखरती जाएगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और दूर हो जाएंगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। किस केस में? सिर्फ किस केस में? जब ये कैसा हो, ये इनफाइनाइट लेंथ का हो। लेंथ का हो, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का हो। बात कुछ समझ में आ रही है? फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर एक फाइनाइट सोलेनॉइड होता तो फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, मान लो यहाँ पर 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं और वो 1-1 सेंटीमीटर पर हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर हैं, तो यहाँ पर उनके बीच की डिस्टेंस 2-2 सेंटीमीटर की होगी। पक्का? अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर इसका डायमीटर कम करोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा बिखरती चली जाएंगी। मतलब जिनके बीच की डिस्टेंस 1-1 सेंटीमीटर की है, अब वही डिस्टेंस 2-2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर यहाँ 2-2 सेंटीमीटर हो जाएगी तो बताओ यहाँ कितनी हो जाएंगी? मान लो यहाँ हर एक के बीच की दूरी 4-4 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाएगी। इसका डायमीटर और कम करो, कम करोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डिस्टेंस जो 5 हैं उनके बीच की डिस्टेंस मान लो 5-5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर उनके बीच की डिस्टेंस 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगी और दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब यहीं दूर हो जाएंगी तो यहाँ भी दूर हो जाएगी।
पक्का। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक ये डायमीटर जितना कम होगा, डायमीटर जितना कम होगा, जितना कम होगा, जितना कम होगा, उतना यहाँ पर लाइनें दूर दूर होंगी। जितनी लाइनें यहाँ दूर दूर होंगी, यहाँ पर और ज़्यादा दूर होंगी। तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही जब बहुत दूर दूर होंगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। मतलब वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, या 1-2 की वजह से अगर होगी भी तो टेंडिंग टू 0 मानना है। किस केस में? सिर्फ आइडियल के केस में। क्यों आइडियल के केस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा? क्योंकि इसका डायमीटर आप कम करते जा रहे हो। यहाँ पर लाइनें दूर हो रही हैं, यहाँ पर भी लाइनें बहुत ज़्यादा दूर हो रही हैं, इस वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, होगी मगर टेंडिंग टू 0 हम मानेंगे, इसलिए इसको हम आइडियल सोलेनॉइड मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो जब बाहर पूछेंगे तो आप खट से क्या बोल दोगे? 0 आइडियल के। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर बहुत कम है। अच्छा, एक दिमाग में बात आ रही है कि सर यहाँ पर दूर दूर कैसे जाएगा? डायमीटर के कम करने पर यहाँ पर लाइनें दूर दूर कैसे जाएंगी? इसको समझने के लिए आप अपने हाथ में एक जो है नारियल पानी जिससे पीते हैं स्ट्रॉ, उसको आप ले लीजिए हाथ में। 5 ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए और ऐसा लूज़ रखिए, मतलब हाथों को ऐसा लूज़ रखिए, मतलब इतना बड़ा गैप रखिए और उसमें 5 रखिए, आप 5-10 जितना आपको रखना रखिए। अच्छा, अब आप क्या करें कि इसको ऐसा कंप्रेस करें, दबाएं। तो जब कंप्रेस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो 5 की 5 ऐसा फैल जाएंगी। वो 10 होंगी तो 10 की 10 फैल जाएंगी, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस यहीं पर बढ़ जाएगी। यहाँ बढ़ जाएगी तो इसका मतलब दूर जाओगे तो और ज़्यादा वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब वही एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि जैसे। ठीक है बच्चों, आइए अब डेरिवेशन करते हैं। क्या करना है? एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड लेना है और उसकी वजह से इनफाइनाइट के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड होगी मगर टेंडिंग टू 0 होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया यहाँ से नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगी, मगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 लेना है। किस केस में? आइडियल के केस में। क्यों लेना है? क्योंकि डायमीटर छोटा है तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि भाई यहाँ पर लाइनें दूर दूर हो जाएंगी तो यहाँ और दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। अच्छा, कितनी लेंथ के कारण निकालना है? यहाँ पर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लेंथ के कारण निकालना है? इनफाइनाइट लेंथ है ना, तो इनफाइनाइट लेंथ तो लेना नहीं है, तो हम इसकी यूनिट लेंथ ले लेंगे। और यूनिट लेंथ में हम कितनी टर्न्स मानेंगे? स्मॉल एन मानेंगे। तो फार्मूला क्या आना चाहिए? अभी लिखा था B = μ0 × NI। चलिए आइए निकालते हैं। तो इनफाइनाइट की वजह से नहीं है, फाइनाइट की वजह से नहीं है, आपने ये फार्मूला नहीं देखा है, आपने सिर्फ B = μ0 × NI निकाला है, इसलिए सिर्फ यही डेरिवेशन हम कराएंगे। कहाँ पर? सोलेनॉइड के सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड और एंड ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, चलिए आइए एक छोटी सी बात और इसमें करा दें। देखिए, अगर हम इसमें एक छोटा सा केस एक बता दें आपको, ठीक है, एक छोटा सा केस अगर हम आपको बता दें इसमें, ये वाला जो फार्मूला आया है, एक छोटा सा केस देख लीजिए। B एक्सिस बराबर ½ μ0 NI ये है, और कितना है? कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस बीटा, ये एंगल तो आपको पता है ना। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर ये फाइनाइट सोलेनॉइड है, क्या है बच्चों? फाइनाइट सोलेनॉइड है, तो क्या इसके सेंटर पर और एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही आएगी कि डिफरेंट आएगी? इसको और चेक कर लेते हैं। देखो, इसको हटा दें, यहाँ पर इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? तो सेंटर से मान लो ये कितना एंगल बनाता है बच्चों? ये बनाता है अल्फ़ा वाला, और ये एंड कितना बनाता है? बीटा बनाता है। तो सेंटर से तो मैग्नेटिक फील्ड ये ठीक है, सेंटर से तो ये मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। किसकी वजह से? फाइनाइट की वजह से, फाइनाइट की वजह से। अब सोलेनॉइड लिखना ज़रूरी नहीं है, फाइनाइट की वजह से ठीक है। अच्छा, एंड की बात कर लें, देखो ज़रा, अब ये फाइनाइट ही है और इसके एंड पर आ जाएं। बेटा हमने लास्ट पॉइंट यही तो माना है ना, एंड पर आ जाओ, एंड पर आ जाओ बच्चों। अगर एंड पर आ जाओगे तो बताओ कि यहाँ से इस वाले एंड से यहाँ की डिस्टेंस, और ये तो इस वाली लाइन, ये वाली भैया, ये वाली जो लाइन है, जब यहाँ एंड पर आ जाओगे तो ये वाला तो इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। मतलब ये हो जाएगा कि ये एक्सिस पर जो पॉइंट है, ये एक्सिस पर जो पॉइंट है, ये वाला एंड इसके साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा? अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अरे बेटा, अगर ये यहाँ आ जाएगा, इसको धीरे धीरे यहाँ लगाओ तो ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी ना, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये वाला कितना बनाएगा? तो मान लिया ये बनाएगा कितना? बीटा, ये तो बीटा ही बनाएगा। तो कितना हो जाएगा? B एक्सिस पर ½ μ0 NI
कॉस अल्फ़ा कितना रखोगे बच्चों, अल्फ़ा 90 रखोगे, माइनस बीटा कितना रखोगे, तो बीटा रखोगे कॉस बीटा ही रखो, तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब बी एक्सिस हाफ म्यू नॉट एन आई, और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कॉस बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर टर्म आ जाएगा क्या, माइनस का हाफ म्यू नॉट एन आई कॉस बीटा, ये वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी, ठीक है, ये निकल के आएगी। एंड पर है तो हाफ म्यू नॉट एन आई कॉस बीटा, क्योंकि यहाँ से तो ये कितना एंगल बनाएगा वो तो पता नहीं, 180 तो बनाएगा नहीं फिलहाल में, ठीक है, तो बीटा हमने रख दिया। अच्छा, अब एंड के लिए ये, तो इसका मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो बी एक्सिस आएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो हाफ म्यू नॉट एन आई कॉस बीटा, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड अगर आप ले लोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्लस में आ जाएगा, इसको हटा देंगे। अच्छा, अब मैंने कहा कि बच्चों अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड होगा, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के सेंटर पर अभी मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा था, अगर मान लो यहाँ पर इनफाइनाइट सोलेनॉइड होता, आप कौन सा इनफाइनाइट सोलेनॉइड अगर होगा, तो देखो बच्चों ध्यान से, ये अभी इनफाइनाइट है ना, तो इसको ऐसे बढ़ने दीजिए, ऐसे बढ़ने दीजिए, ऐसे बढ़ने दीजिए, इसको ऐसे बढ़ने दीजिए इसको। अच्छा, अब बताओ कि इसके सेंटर से सेंटर पर अगर पूछोगे तो ये वाला कितना जाता था, ये वाला कितना जाता था, इसमें बीटा कितना जाता है 180, और अल्फ़ा कितना जाता है, अल्फ़ा टेंडिंग टू 0 जाता है। तो इस फार्मूले में अगर रखते थे तो कितना आता था, B = म्यू नॉट एन आई, यही तो आता था। अरे यार, कॉस अल्फ़ा 0 रखोगे, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस का 180 कॉस 180 का मान माइनस का 1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, इस 2 से कट जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन आ जाएगा। ये सेंटर की बात कर रहे हैं हम, सेंटर की बात कर रहे हैं। मगर अगर एंड पर पहुंच जाओगे, मान लो सोलेनॉइड के अगर एंड पर पहुंच जाओगे, आप पूछोगे सर एंड पे क्यों पहुंच जाएंगे, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है ना, इनफाइनाइट का मतलब अनंत नहीं, लेंथ ज़्यादा है डायमीटर के कंपैरिजन में। तो अगर मान लो कि आप उसके एंड पर पहुंच भी गए तो फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। मान लो इसके एंड पर आप पहुंच भी गए यहाँ पर, तो फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। अल्फ़ा कितना होगा 90 डिग्री, मगर ये तो दूर है ना, ये तो दूर है ना, तो ये कितना बनेगा, वापस 180 डिग्री बनाएगा। तो फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, देखो बी एक्सिस पर एक्सिस के अलॉन्ग एंड पर कितना है बेटा, ये एंड पर कितना हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट, यहाँ से हटा के यहाँ लिख दें, बी एक्सिस पर ही है, इनफाइनाइट वायर की वजह से है, और कहाँ पर है, एंड पर है, ऐसा लिख दें तो समझ में आ जाएगा। तो हाफ म्यू नॉट एन आई। बच्चों अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, अल्फ़ा कितना रखा जाए, एंड की बात है 90 रखो, तो cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अगर ये 180 हो जाएगा तो 180 का मान माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब हाफ म्यू नॉट इंटू एन आई आ जाएगा। अरे माइनस का हाफ म्यू नॉट इंटू एन आई आ जाएगा। अगर माइनस का हाफ म्यू नॉट इंटू एन आई आ जाएगा तो इससे मालूम ये चला कि अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू एन आई आता है, म्यू नॉट इंटू एन आई आता है सेंटर पर, और अगर आप एंड पर चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाएगी, हाफ म्यू नॉट इंटू एन आई हो जाएगा। किस केस में, आइडियल सोलेनॉइड के केस में। और फाइनाइट वालों के लिए तो मैंने ये फार्मूला आपको बता ही दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद अब हम आइए एक आइडियल सोलेनॉइड के सेंटर पर और एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो एंड पर तो हाफ हो ही जाएगा, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये माइनस का टर्म क्यों आया, शायद ये आपके दिमाग में बात दौड़ रही होगी, माइनस का क्यों आया, शायद ये दिमाग में बात दौड़ रही होगी ना, तो ज़रा देखिए इसको। अरे यार थोड़ी सी बात इसको देख लो, बी एक्सिस इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, ये हाफ है ना एन आई, और कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस बीटा, यही तो आया है ना। अरे कॉस बीटा यही तो आया है ना, बोलो बच्चों, यही तो आया है ना। यहाँ पर माइनस आया है, ठीक है,
फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर माइनस है, इसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब भी यहाँ से देख लो ना कम से कम, ठीक है, इसका मतलब भी तो देख लो। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट में या तो 0 या तो 90, अरे या तो 0 90 या 180 यही आता है, 0 180 आएगा या 90 180 आएगा। हाँ, इनफाइनाइट के केस में या तो 0 आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू या तो 0, बीटा की वैल्यू उस समय 180 आएगी, या तो ये कहाँ पर है, मिड पर है, ठीक है। अगर एंड पर चले जाओगे, यहाँ चले जाओ एंड पर, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और बीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और अगर इस एंड पर चले जाओगे, इस एंड पर चले जाओगे, इस एंड पर चले जाओगे, तो अल्फ़ा की कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो 180 हो जाएगी। और इस वाले और यहाँ चले जाओगे तो कितनी हो जाएगी, सॉरी बेटा, अगर यहाँ चले जाओगे, इस तरफ चले जाओगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू या तो 0, और फिर से सेंटर पर ये कहाँ है, फिर से मैं लिख देता हूँ उसको, वेट करिए ज़रा 1 मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर दें, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है बच्चों, ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पर अगर ये कैसा है, इनफाइनाइट, कैसा है बच्चों, इनफाइनाइट है, कैसा है, इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, सेंटर पर हो तो अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा कितना होगा 0, बीटा कितना होगा इसका 180, यही तो होगा ना। अच्छा, सेंटर पर है, तो अगर इस एंड पर आ जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लोकेशन 1 कर लें, इसको ओ कर लें, ये लोकेशन, अरे यार पी कर लें, ओ तो 0 डिग्री लग रहा, पी, तो ये लोकेशन पी के लिए कर लें, लोकेशन इसको क्यू नाम दे दें, लोकेशन क्यू के लिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 90 डिग्री हो जाएगा, बीटा 180 रहेगा। किसके लिए है ये, इनफाइनाइट के लिए है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस एंड पर अगर आ जाओ, इस एंड पर आ जाओगे, इस एंड पर आ जाओगे तो इसको दे दें आर नाम दे दें अगर, तो आर लोकेशन पर अगर आ जाओगे तो यहाँ पर जो है आर लोकेशन पर अगर आ जाओगे आप, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा 0 डिग्री, अल्फ़ा 0 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, यही तो होगा ना। अगर एंड पर आ जाओगे, सोलेनॉइड के एंड पर आ जाओगे, तो अल्फ़ा तो यहाँ पर दूर है ना, तो अल्फ़ा यही तो बनता है, अरे भाई अल्फ़ा यही तो बनता है, ये अल्फ़ा होता है, ये अल्फ़ा बनता है, तो अल्फ़ा 0 हो जाएगा। और ये वाला तो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये बीटा जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा, बीटा की वैल्यू बीटा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आओ इसको रख करके दिखाएं यहाँ पर, तो बी एक्सिस पर पहले निकाल लें, पी पर निकाल लें, देखो पी पर निकाल लो, तो हाफ म्यू नॉट एन आई, ये कितना रखोगे 0, ये कितना रखोगे 180, कॉस 180 माइनस का 1 मतलब 2 आएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ, अभी करे हो आप, म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। अरे यार सिर्फ प्लस माइनस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ये बात ख़त्म हो गई, पी पर निकल आया। अच्छा, अब चलो क्यू पर निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, तो क्यू पर जब निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो हाफ म्यू नॉट एन आई, ये आया। अच्छा, यहाँ बताओ अल्फ़ा कितना रखोगे 90, और बीटा कितना रखोगे 180, अल्फ़ा कितना रखोगे 90, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ये कितना रखोगे 180, 180 रखोगे तो माइनस 180, अरे 180 की वैल्यू माइनस का 1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो माइनस का प्लस का ये हो जाएगा हाफ, अरे माइनस का ये 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 180 का मान माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया, तो यहाँ बन गया हाफ म्यू नॉट एन आई। बात समझे, यहाँ पर एक छोटी सी बात खाली समझाना है, ये क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। ये किसके लिए है, ये क्यू के लिए है। अच्छा, अब देखो, अब आओ यहाँ पर निकालते हैं आर पर, हाँ मौला, आर पर देखो, आर पर आओगे तो क्या होगा, बी एक्सिस पर, सॉरी बी आर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो हाफ म्यू नॉट एन आई यही रहेगा। अच्छा, यहाँ अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अरे अल्फ़ा 0, यहाँ देखो ना कॉस अल्फ़ा 0, यहाँ आ जाओगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, इसको 0 रख दो, माइनस का माइनस लगेगा, और ये कितना हो जाएगा कॉस 90 है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ आ जाओगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ आ जाओगे
तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, क्योंकि इनफाइनाइट है तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी अल्फ़ा की 0, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस जो है वो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो कितनी आ जाएगी हाफ म्यू नॉट NI, तो प्लस की वैल्यू आएगी यहाँ पर भी। तो सेंटर पर चाहे इधर निकालो चाहे इधर निकालो, दोनों की वैल्यू किस में आ रही है, म्यू नॉट NI इसकी और म्यू नॉट NI इसकी हाफ हाफ, इसकी हाफ इसकी हाफ, इसकी फुल वैल्यू आ रही सेंटर पर। ठीक है, अच्छा अब ये बात तो हो गई यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर देखो, तो अभी आपने फार्मूला फाइनाइट के लिए क्या पढ़ा है, हाफ म्यू नॉट NI और कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ये पढ़ा बच्चों। अब ये बना हाफ म्यू नॉट NI, ये रहा कॉस अल्फ़ा। बताओ बच्चों, अगर हम मिड पर है, मतलब यहाँ बीचों बीच में है, तो ये अल्फ़ा बीटा समझ में आता है, मगर हमने कहा कि एंड पे है, तो ये कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, एंड पर है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 90, तो 0, और ये कितना हो जाएगा, ये कॉस बीटा ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आ जाएगा, एंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो सेंटर की बात तो हो ही गई, ये एंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाफ म्यू नॉट NI और कॉस बीटा, और विद किस साइन, विद माइनस साइन के, ये आ गया, ये एंड पर है। ठीक है, ये सेंटर पर है। अच्छा, अब बच्चों B एंड पर है। ठीक है, अच्छा अब तुम इस वाले पॉइंट पर, इस वाले एंड पर आ जाओ। जब इस वाले एंड पर आओगे तो क्या होगा, B एंड पर निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो हाफ म्यू नॉट NI यही होगा। अल्फ़ा कितना होगा इस बार, ये कॉस अल्फ़ा रहेगा, कॉस अल्फ़ा रहेगा, माइनस इस बार ये बीटा कितना हो जाएगा, जब यहाँ आओगे तो बीटा कितना हो जाएगा, अरे बीटा जो यहाँ से बनता है वो कितना हो जाएगा 90, तो कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा। अगर ये कॉस 90 हो जाएगा तो कॉस 90 हो जाएगा 0, मतलब हाफ म्यू नॉट NI कॉस अल्फ़ा, ये प्लस में वैल्यू आई B एंड पर। अब आप बताओ कि एक सोलेनॉइड है, और ये कौन सा सोलेनॉइड है, ये है आपका फाइनाइट सोलेनॉइड, फाइनाइट सोलेनॉइड है। तो इसमें यहाँ पर आप जब निकालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, सॉरी यहाँ पर जब निकालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ये आती है C पॉइंट पर, या O पॉइंट पर ले लो, O पॉइंट पर ले लो। ठीक है, अच्छा इस एंड पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला आता है माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, और जब इस वाले एंड पर निकालते हो तो प्लस साइन के साथ आता है। मतलब ये वाली हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई। तो इसको हम 20 से अगर ऐसा 2 सेक्शन इसके डिवाइड कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड की चूँकि डायरेक्शन होती है, अरे मैग्नेटिक फील्ड चूँकि डायरेक्शन होती है, तो अगर डायरेक्शन होती है तो आप इधर जाओगे, अरे आप इस तरफ जाओगे, इस पॉइंट से अगर इस तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस आने का मतलब ये है कि आप राइट साइड बढ़ रहे हो, राइट हैंड साइड बढ़ रहे हो। और अगर आप इस तरफ जाते हो, अगर आप इस तरफ जाते हो तो मतलब आप लेफ़्ट हैंड साइड बढ़ रहे हो, मतलब आप इधर जा रहे हो। तो आप चलने की डायरेक्शन देखिए, आप या तो इधर जाते हो तो किस में आया, माइनस में, और आप इधर जाते हो तो किस में आया, प्लस में। इसी वजह से इसमें माइनस और प्लस का टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस साइन से परेशान मत होइएगा। ठीक है, अच्छा इसकी डेरिवेशन भी कराई जाती है, मगर अब सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में इस बार न्यू सिलेबस है बच्चों, वही सिलेबस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अच्छा इनफाइनाइट के केस में दोनों एंड पर आपको प्लस मिलेगा, सेंटर पे कैसा मिलेगा, म्यू नॉट NI मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब बच्चों ज़रा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया जाए, है ना, किसकी वजह से, एक आइडियल सोलेनॉइड की वजह से। कहाँ पर, उसके एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ लिख दें कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड along the axis of solenoid, axis of ideal solenoid, है ना, आइडियल सोलेनॉइड, ये बात हो गई। ठीक है, अच्छा आइडियल सोलेनॉइड का मतलब समझ रहे हो, आइडियल सोलेनॉइड का मतलब समझ रहे हो ना आप। अच्छा ठीक है, अब ड्यू टू यूनिट लेंथ यहाँ लिख देना, ड्यू टू
यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब L बराबर कितना रखना है आपको 1 लेना है, ठीक है, ड्यू टू यूनिट लेंथ। एंड नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ कितना होगा, इन यूनिट लेंथ, लेट्स कितना हो जाएगा, इसी में हम सब थ्योरी लिख दिए हैं। अच्छा n, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है। चलिए बस फटाफट इसको कर लेते हैं, इसमें बहुत कठिन काम कुछ नहीं है। और किसका यूज़ करना है, एम्पियर का सर्किट लॉ, ठीक है। चलिए अब बना लेते हैं फटाफट इसमें, ठीक। अब इसको इनफाइनाइट ही आप समझिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा थोड़ा यहाँ से बना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा इसको यहाँ से बना दे, ठीक है, यहाँ से देखिए, ये ऐसे बना दिया। अच्छा अब देखिए बच्चों ये क्या है इसकी, तो आंसर है ये एक्सिस है, इसी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ से करंट भेजोगे तो यहाँ करंट नीचे जाएगी, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब ऊपर वाली बात भी बता रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ ऐसे, यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसके, इसके अंदर, तो यहाँ पर हम कोई इसका यूनिट लेंथ कट कर ले, मतलब यहाँ पर पहले कोई पॉइंट लेते हैं, इसका नाम रख दे P, इसका नाम रख दे Q, और ये कैसा है, तो आंसर है ये कैसा है, तो आंसर है ये है यूनिट लेंथ, कैसा है, यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चों। तो इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज़ लेंथ कितनी होगी इसकी 1 होगी। अच्छा अब इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने आएंगे, तो मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स आएंगे स्मॉल n, नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने आएंगे, स्मॉल n आएंगे। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, स्मॉल n है। अच्छा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है, यहाँ पर किधर होगी, डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी भैया, क्योंकि ये नॉर्थ पोल बनेगा ना। अरे लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार, तो यहाँ से जब ये करंट ऐसे फ्लो करेगी तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर ही बनेगी बाहर की तरफ ऐसे, और यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर इस तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, मगर यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्या लेना है, 0। क्यों, क्योंकि बच्चों सोलेनॉइड कैसा है, आइडियल, और आइडियल सोलेनॉइड में L की वैल्यू बड़ी लार्ज होती है A के मुकाबले, ठीक है। अच्छा चलो इसको कैपिटल L कर दें, ठीक है। अच्छा अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके अंदर, किसकी हेल्प लेना है, एम्पियर का सर्किटल लॉ का। एम्पियर का सर्किटल लॉ जो है बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्या खींचना पड़ता है, एम्पियर सरफेस बनाना पड़ता है। अच्छा एम्पियर सरफेस में खूबी देखिए कि जैसे मान लीजिए इधर करंट ऊपर आई है और नीचे करंट आई है, और आप एम्पियर सरफेस ऐसा बना लेते हो, बताओ इसमें से नेट फ्लक्स कितना जाएगा। नेट फ्लक्स का मतलब वेक्टर B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I, यही तो होता है ना, यही तो नेट फ्लक्स है। ये कितना जाएगा, तो आंसर है ये वाली जो करंट होती है ये नेट करंट होती है, तो म्यू नॉट नेट करंट कितनी होगी, I प्लस में क्योंकि ऊपर, और I माइनस में, तो नेट करंट यहाँ पर I और माइनस I हो जाएगा, तो नेट करंट कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर नेट करंट 0 हो जाएगी इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि B डॉट dl बराबर 0 निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा B डॉट dl cos थीटा इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन लगा दो, तो यहाँ पर B तो 0 होगा नहीं, cos 0 1, यहाँ पर dl भैया यही रहेगा, देखो dl यही रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, तो थीटा 0 डिग्री तो हमेशा रहता है, तो B बाहर ले लीजिए, 1 इंटू dl बना बराबर 0। अच्छा अगर मैं B इज इक्वल टू, ये सर्कल है और इसका रेडियस अगर r ले लो तो ये बन जाएगा 2 पाई r बराबर 0। इसका सरकमफ्रेंस कभी 0 हो नहीं सकता, अरे 2 पाई r 0 हो नहीं सकता, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 रही होगी। तो अगर कोई एम्पीरियंट सरफेस, देखिए एम्पीरियंट सरफेस खींचना ही यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर आपने एम्पीरियंट सरफेस थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया ना तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपको 0 ही मिलेगी। अगर वो चीज़ मैग्नेटिक फील्ड बना भी रही होगी फिर भी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 मिलेगी, अगर एम्पीरियंट सरफेस आपको सही तरीके से खींचना ना आया तो। जैसे यहीं पर देखिए मैंने ऐसा एम्पीरियंट सरफेस बनाया कि दोनों करंट जो इस प्लेन में से बाहर भी जा रही है और जो प्लेन में अंदर आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों जो है इसी प्लेन में मैंने ले लिया, जो बाहर भी जा रही है जो अंदर भी जा रही है। तो इन दोनों को अगर एक ही एम्पीरियंट सरफेस में ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी का काम है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसका एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो ये बात समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0। अगर आपके एक ही एम्पीरियंट सरफेस में करंट जाए और दूसरी वही करंट आ जाए, एक तरफ से जाए और दूसरी तरफ से वही करंट आ जाए, तो नेट फील्ड कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसका ध्यान में रखिए कि ये खींचना आपको आना चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ,
इसका एक जिगता जागता प्रूफ यहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए बच्चों, इसका प्रूफ ये है कि मान लो ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है, और इसमें करंट कुछ ऐसे बनेगी, ये करंट कुछ ऐसे बनेगी। तो बच्चों ज़रा यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर एम्पीरियन सरफेस खींचना चाहूँ तो पहली बात तो ये आप बताओगे कि एम्पीरियन सरफेस यहाँ पर कैसा खींचना चाहिए हमें, ठीक है, कैसा खींचना चाहिए। तो सर्कल खींचना चाहिए, एम्पीरियन सरफेस सर्कल खींचना चाहिए कि एम्पीरियन सरफेस एक प्लेन खींचना चाहिए। तो आंसर है कि यहाँ पर एम्पीरियन सरफेस हम प्लेन खींचेंगे। क्यों प्लेन खींचेंगे? आंसर है कि भैया इसकी लेंथ आपने ली है L बराबर 1, ठीक है, और इसमें जितनी करंट है, इसमें जितनी करंट फ्लो हो रही है, इन सारे करंट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मतलब यूनिट लेंथ में जितनी करंट है, जैसे ये आई, तो यूनिट लेंथ में जितनी करंट है उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यही तो बात है ना। अच्छा, फिर से देखिए, इसमें यूनिट लेंथ में जितनी करंट है, एक कॉइल में करंट आई है, तो यहाँ से यहाँ तक का, अगर यहाँ से यहाँ तक करंट नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर n है तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी? Ni। तो Ni करंट के कारण आपको इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो एम्पीरियन सरफेस कैसा खींचोगे? देखो बच्चों, यहाँ पर लेंथ कैसा है? लेंथ ऐसा है, मतलब इसकी जो सोलेनॉइड लिया है वो कैसा लिया है? लेंथ के फॉर्म में लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर सोलेनॉइड, तो यहाँ पर जो एम्पीरियन सरफेस बनाओगे वो भी कैसा बनाओगे? एक ऐसा जिसमें लेंथ हो, मतलब एक प्लेन बनाओगे। अच्छा, अब उसको बनाना भी एक जिम्मेदारी का काम है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक पेपर है और इस पेपर में अगर करंट, इस पेपर में क्रॉस का मतलब बच्चों क्या है? करंट अंदर गई और उधर से डॉट कर दें, मतलब करंट, वही करंट बाहर आ गई। तो बताओ इस पूरे प्लेन से नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0 आएगी। समझ रहे हैं? अगर करंट अंदर गई और वही सेम करंट बाहर आ गई तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0। तो इससे रिलेटेड नेट फ्लक्स 0 आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, अब बताओ, यहाँ पर यही प्लेन है, इस प्लेन में एक डॉट बनाया, ठीक है, देखिए डॉट बनाया, और यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस। अब ये आपका एम्पीरियन सरफेस है मान लीजिए। तो इस एम्पीरियन यहाँ से क्रॉस का मतलब अंदर जाएगी और आएगी यहाँ से, क्रॉस का मतलब करंट जाएगी अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम नहीं है, ये क्रॉस का मतलब करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं। तो क्रॉस का मतलब करंट किधर जाएगी? अंदर। डॉट का मतलब करंट किधर आएगी? बाहर। ये एम्पीरियन सरफेस है बच्चों, ये एम्पीरियन सरफेस है। क्रॉस का मतलब करंट किधर? अंदर। डॉट का मतलब करंट किधर? बाहर। तो क्रॉस का मतलब करंट किधर? अंदर। डॉट का मतलब करंट किधर? बाहर। देखो, जब तुमने एम्पीरियन सरफेस में जो करंट अंदर जाए और वही करंट बाहर आ जाए, देखो अब जैसे मैं ये बना दूँ आपको, अब बताइए, इसको भूल जाओ, यहाँ बताओ करंट किधर गई? करंट किधर गई? अंदर। यहाँ किधर आई? बाहर। तो इसमें नेट फ्लक्स 0 आ जाएगा, नेट फ्लक्स 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, इस केस में करंट अंदर, यहाँ से करंट बाहर, यहाँ से करंट अंदर, यहाँ से करंट बाहर। तो इसका मतलब इस एम्पीरियन सरफेस में करंट जा तो रही है, मगर इस एम्पीरियन सरफेस से करंट बाहर तो निकल रही है, मगर जा कहाँ से रही है? जा रही है एम्पीरियन सरफेस के बाहर से। तो इसका मतलब इसमें अब नेट फ्लक्स निकल सकता है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि देखो बच्चों, इसको रफ कर दें यहाँ पर ज़रा सा। यहाँ बताइए कि इसमें करंट की डायरेक्शन किधर है? नीचे। यहाँ करंट किधर है? ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ करंट किधर है? इधर है। अब ये कॉइल तो एक्चुअल में ऐसे बना, सोलेनॉइड तो ऐसे रखा होगा आपके सामने। अब बताओ इसका मतलब क्या है? करंट अंदर। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर करंट किधर आएगी? बाहर। देख रहे हैं ना, यहाँ करंट किधर है? अंदर। देखो ये माचिस की तीली अंदर इशारा कर रहे, तो यहाँ की करंट अंदर है, और यहाँ वाली करंट किधर आएगी? यहाँ टॉप वाली बाहर की तरफ। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूँ इसका जीता जागता। देखिए यहाँ पर करंट किधर है? अंदर। ये सोलेनॉइड की एक्सिस हो गई, अरे एक्सिस हो गई सोलेनॉइड की, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया सोलेनॉइड का, और ये सोलेनॉइड का नीचे वाला पार्ट हो गया। अब आप बताओ यहाँ पर करंट किधर है? देखो माचिस की तीली अंदर जा रही है, करंट की डायरेक्शन में ही है। देखो ये इस तरफ जा रही, तो माचिस की तीली इस तरफ जा रही, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसको थोड़ा आपको 3D में दिखाएं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो करंट है ये किधर जा रही? अंदर की तरफ।
तो अंदर की तरफ जा रही मतलब क्रॉस, अंदर की तरफ जा रही क्रॉस, अंदर की तरफ क्रॉस, अंदर की तरफ क्रॉस। अच्छा, और यहाँ से करंट क्या आ रही है, देखो माचिस की तीली आपकी तरफ है, इसका हेड आपकी तरफ है, तो इसका मतलब करंट बाहर आ रही। तो यहाँ से करंट किधर आ रही, बाहर 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 बाहर, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इसका एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया। अब आपको इसके बीच में ही मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। तो मैंने कहा एम्पीरेंट सरफेस बनाओ। अब बेटा बताओ कि अगर एम्पीरेंट सरफेस आप पूरे में बना लोगे तो जितनी करंट अंदर उतनी बाहर, तो नेट फ्लक्स जीरो आएगा। अरे यार, अगर पूरे में एम्पीरेंट सरफेस आप बना लोगे तो जितनी करंट अंदर जाएगी, अरे यार देखो इसको यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब अगर एम्पीरेंट सरफेस आप ऐसे बना लोगे, ये एम्पीरेंट सरफेस है, तो जो करंट बाहर निकल रही है वही अंदर जा रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो आएगा। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको ऐसा एम्पीरेंट सरफेस बनाना है, ये वाला एम्पीरेंट सरफेस। कैसा, ये, बस ऐसा एम्पीरेंट सरफेस आपको लेना है। ठीक है, ऐसा एम्पीरेंट सरफेस लेना है, ये वाला। ठीक है, ये एम्पीरेंट सरफेस आप बना लीजिए, ये वाला। अब देखिए करंट बाहर की तरफ निकलेगी मगर जाएगी, एम्पीरेंट सरफेस है ये क्या है, एम्पीरेंट सरफेस है। इसमें करंट बाहर तो निकल रही है, एम्पीरेंट सरफेस से बाहर निकल रही है, मगर जब अंदर जाने की बारी आ रही है तो वो एम्पीरेंट सरफेस से अंदर नहीं जा रही बल्कि अदर प्लेन से जा रही है बाहर, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात बताइए बच्चों, अब हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके अंदर निकालना है, तो हम यहाँ पर नाम दे दे इसका PQR और क्या नाम दे दे S। चलिए, अच्छा अब यहाँ पर बताओ कि इसका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। आंसर है जो मैग्नेटिक फील्ड पूरे कॉइल की वजह से है तो बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। देखो इस पूरे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है आपका। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बना इस तरफ, तो इसका मतलब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ बनेगा। अच्छा, अब इसको रफ कर दें, इसका काम हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा एक बार और ध्यान से सुनिएगा कि बच्चों यहाँ पर जो सोलेनॉइड का जो पार्ट लिया गया है वो कितना लिया है, हमने कहा यूनिट लेंथ, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं, आंसर है n टर्न्स है भाई। यहाँ से यहाँ तक का ये जो है यूनिट लेंथ है L बराबर 1, तो यहाँ से यहाँ तक का नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल n। अच्छा, एक टर्न्स में करंट कितनी है, I। देखो एक टर्न्स में करंट कितनी है, I। तो अगर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, n, तो बताओ कितनी करंट हो जाएगी, n इंटू I। अरे यार, एक कॉइल में एक टर्न्स में करंट कितनी है, I, तो दूसरे में I, तीसरे में I, चौथे में I। तो अगर स्मॉल n टर्न्स हैं, जैसे यहीं पर बात करें ये यहाँ पर, तो अगर इसमें स्मॉल टर्न यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल n टर्न्स हैं, एक टर्न्स में करंट I है, तो यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल n टर्न्स है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, Ni। मगर यहाँ याद रखो लेंथ कितनी है, 1, क्योंकि एक मीटर में या यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स हमने माने हैं, स्मॉल n। ठीक है, अच्छा यूनिट लेंथ में n टर्न्स माने हैं, L बराबर 1 में कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स माने, स्मॉल n। तो आइए इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो बताइए यहाँ पर PQ है, यहाँ का DL सेक्शन कट करो, कर लिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर भैया DL की डायरेक्शन भी आपकी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ रही है, तो DL की डायरेक्शन भी आपको इसी साइड लेना है। तो DL भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ देखो आपको ऐसे चलना है ना, तो यहाँ पर DL की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का इस बार एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अरे देखो ना, यहाँ से देखो, ये DL कट कर लो, तो DL किधर है, ऊपर की तरफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ नहीं है, इस सेक्शन से गुजरने वाला है। ठीक है, इस सेक्शन से गुजरने वाला फ्लक्स है, तो इस वाले पार्ट से नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस पार्ट से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि DL और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, अब यहाँ वाली बात कर लो, तो ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल करके यहाँ पर जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर आएगी, बात समझ रहे हैं। और चूंकि आप भी इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, अब इधर से इधर जाने की बारी आई, तो यही DL की डायरेक्शन होगी। दोनों है सेम डायरेक्शन है, मगर इसको कितना लिखना है, 0। ये वाला फ्लक्स कितना लिखना है, ये वाला यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिखनी है, 0, क्योंकि आइडियल के केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। चलो अब इस इधर बताओ, तो यहाँ पर DL तो इस तरफ है, अरे DL तो इस तरफ है, ये देखो DL इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फिर एंगल कितना आया, थीटा बराबर 90 डिग्री है ना। तो चलो इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स निकाल लें। तो नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस लगाएंगे ना, क्योंकि क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स निकालेंगे, B.dl। ठीक है बच्चों, B.dl। अच्छा, किस एक्सिस के लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग है। तो पहला P से Q,
P से Q और B डॉट DL, यही लिखोगे ना। अच्छा, B डॉट DL। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्लोज नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि ये तो एक आप इतना पार्ट ले रहे हो ना, तो ये तो क्लोज थोड़ी हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर क्लोज नहीं लगाया। यहाँ क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि ये तो पूरे के कारण निकाल रहे हो आप। चलो, प्लस का दूसरा B डॉट DL। बच्चों डायरेक्टली आपको अगर हम बता दें तो क्या डायरेक्टली आप इस बात को सुन पाओगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे नेट फ्लक्स कितना जाएगा? 0, क्योंकि B डॉट DL, अरे चलो लिख ही देता हूँ, QR ये हो जाएगा। अच्छा, फिर प्लस का नीचे लिख दें, यहाँ पर क्लोज नहीं लगाएंगे, इधर से इधर R इंटू S, तो B डॉट DL यही लिखोगे, ठीक है। फिर प्लस का S से P B डॉट DL यही तो लिखोगे ना। अच्छा, अब बताओ कि यहाँ पर एंगल कितना है? 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री मिलेगी। यहाँ कितना है? थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ कितना है थीटा? तो यहाँ तो थीटा बराबर 0 डिग्री है, मगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0 माना है, लेट किया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये वाला कितना है? यहाँ पर थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो बच्चों बताओ, B डॉट DL cos 90 0, तो ये ख़त्म। यहाँ पर B 0 है, तो इसका मतलब ये भी ख़त्म हो गया, इसका मतलब 90, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो ये तीनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ यही वाला तो बचेगा। आइए इसको हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें, काम ख़त्म इसका। अच्छा, अब बताइए ये कितना बन जाएगा? तो आंसर है ये बन जाएगा PQ से B DL cos 0 डिग्री, यही होगा। तो यहाँ बन जाएगा PQ इज इक्वल टू B DL, ये बन जाएगा। अच्छा, अब बताओ बेटा इसको क्या लिख सकते हो? B इंटीग्रेशन PQ और यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू DL। बच्चों ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर बात करोगे तो ये आ जाएगा B इंटीग्रेशन DL जोड़ोगे तो किसकी लेंथ आ जाएगी? P से Q की लेंथ आ जाएगी। अरे भाई 1 इंटू DL का आएगा कितना? L, यही तो आएगा। 1 इंटू DL क्या आएगा? किसकी लेंथ है? P से Q। मगर बच्चों एक बात बताओ, ये कैसी लेंथ लिए हो? यूनिट लेंथ लिए हो ना, मतलब P से Q की जो लेंथ होगी, वो कैसी होगी? यूनिट। तो इसका मतलब ये लेंथ यूनिट हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि BX में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ये तो 1 हो जाएगा, L PQ इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट लेंथ है। अरे यूनिट लेंथ है बच्चों, लेंथ है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो 1 हो जाएगा, L बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, L बराबर कितना? ये L बराबर आ जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? B, ये आ गया आपका, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात है कि बताओ इसमें से कितनी करंट जा रही है? इस यूनिट लेंथ से कितनी करंट जा रही है? यूनिट लेंथ। तो बच्चों बहुत आसान है, यूनिट लेंथ से करंट, तो नेट करंट बताओ कितनी जाएगी? तो आंसर है कि नेट करंट अगर आप लिखोगे, एक टर्न से कितनी करंट है? एक टर्न से कितनी करंट है? I। इसको बना दे जरा सा एक बार साफ यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे ये कॉइल थी, यहाँ पर ये कॉइल थी, तो इसके एक टर्न से कितनी करंट है? I। अब मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का कितने टर्न्स हैं? N टर्न्स हैं। कितने टर्न्स हैं? N टर्न्स हैं। अच्छा, ये यहाँ से ऐसे, तो इसमें अगर टोटल टर्न्स कितने हैं? N। एक टर्न से कितनी करंट जा रही है? I। एक टर्न से कितनी जा रही? I। एक टर्न से कितनी जा रही? I, यही तो है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितने हैं? N। तो कितनी करंट हो जाएगी? N इंटू I, यही तो है ना। तो बताओ कि अब अगर एम्पियर का सर्किटल लॉ लगा दिया जाए, तो एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या कहता है? क्लोज B एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक फार्मूला क्या बन जाएगा? एम्पियर। अरे यार, सोलेनॉइड के एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो तो BX डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I नेट, यही तो बन जाएगा ना। BX क्यों लिखा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। मतलब जो सोलेनॉइड है, देखो भैया ये सोलेनॉइड जो है, इसमें एक्स एक्सिस की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स नेट निकाला है, उसका एक फार्मूला तो ये है। और एम्पियर ने क्या कहा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का एक फार्मूला ये भी है कि म्यू नॉट इंटू I नेट कर दो, तो वही तो लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक फार्मूला नेट फ्लक्स निकालने का ये है, जैसे मैंने 1 बाई 1 किया, और दूसरा एम्पियर के नियम के अनुसार म्यू नॉट इंटू I नेट है। अब I नेट कितना हो जाएगा? N इंटू I, तो म्यू नॉट इंटू N इंटू I बन गया।
इसकी वैल्यू कितनी निकाले हो, b, तो b आ गया यहाँ पर, बस b बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई निकल, हो गया सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर बता दीजिए ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, ये है। आई क्या है, करंट है, करंट इन वन टर्न्स, वन टर्न्स, ये आई नंबर ऑफ करंट्स इन वन टर्न है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ है क्या चीज़, स्मॉल एन। ठीक है, मतलब यहाँ एल की वैल्यू कितनी लेनी है, हर केस में 1 लेनी है। अच्छा एन इंटू आई क्या है ये बता दो, ये क्या है, एन इंटू आई, तो ये एन टर्न्स में नेट करंट है, ये क्या है, नेट करंट है। देखो यहाँ लिखा होगा ना, नहीं लिखा, ये लिखा तो है आई नेट, एन इंटू आई, तो एन इंटू आई नेट करंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाली, मगर ये सोलेनॉइड कैसा है, एक आइडियल सोलेनॉइड है। ठीक है, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाली, बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई। और इस तरीके से इस लेक्चर को अगर आप कई बार सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, तो आपको समझ में आ गया होगा